गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करें बेटा अपन आज की क्लास। क्या स्टार्ट करेंगे अपन आज? आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है बेटा नया चैप्टर का? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखो, प्रीवियस सेक्शन के अंदर या प्रीवियस चैप्टर के अंदर आप लोग जो टॉपिक पढ़ के आए हो उस टॉपिक का नाम क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। अब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का काम किसका है? मैनेजमेंट का। अब मान लो उन जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे हैं, इन सबको ही अगर वेरियस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी अगर उनको प्रोवाइड करवा दिया जाए तो शायद उनके समझ में नहीं आए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अकाउंटिंग फील्ड से बिलोंग नहीं करता है। लेकिन जो व्यक्ति अकाउंटिंग फील्ड से बिलोंग नहीं करता है उसको भी क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन तो उसको भी चाहिए। बिफोर इन्वेस्टिंग ही वांट्स टू नो दैट बिजनेस का क्या स्टेटस है, क्या रिपोर्ट है, क्या नहीं है। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करके या वेरियस ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करके कोई भी व्यक्ति सिर्फ जान सकता है। वो कौन जान सकता है उनको रीड करके? केवल जो अकाउंटिंग फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी है। लेकिन जो नहीं जुड़ा हुआ है वो कैसे जानेगा? तो उसके लिए इन को सबको एनालाइज करके इजीएस्ट वे में प्रेजेंट किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से इनको समझ सके। ठीक है, तो इनको रीड करते हैं अपन। कैसे एनालाइज किया जाता है, क्या होता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करें बेटा क्या है कि मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब क्या है? क्या समझे बेटा अपन? मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस? क्या मीनिंग है इसका? ध्यान देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ए मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ना कॉम्प्लेक्स ही डेटा ही अवेलेबल करवाएंगे, सबके समझ में आ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इन एब्सोल्यूट मॉनेटरी टर्म्स एंड रिवील लिटिल अबाउट द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के पास लिक्विड कैश कितना है? तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखा रहा है, भाई हमारे पास बिजनेस के पास 100 करोड़ रुपए। तुम बिजनेस में गए कि लो हमारे 1000 रुपए वो रिटर्न कर दो, बोले अभी कैश नहीं है। तो लिक्विडिटी कहाँ हुई फिर? वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या दिखा रहा है कि बिजनेस के पास 100 करोड़ रुपए बैलेंस शीट में दिखा रहा है, लेकिन उस फर्म के पास 1000 रुपए हार्ड कैश नहीं निकला। हो सकता है ऐसा, क्योंकि उस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो 3 महीने वाली मार्केट सिक्योरिटी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसको 3 महीने में रिकवर कर सके वो भी किसमें है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैलेंस होने का मतलब ये थोड़ी ना कि आपके पास पूरा का पूरा बैलेंस अवेलेबल होगा। हार्ड कैश उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो ये शो नहीं करेगा, सॉल्वेंसी शो नहीं करेगा कि भैया ये कंपनी कितने दिनों में पैसा रिफंड करती है। अगर आज की डेट में कंपनी बंद हो गई, अगर आज की डेट में, तो कंपनी के पास अपने कर्जदारों को चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा भी उपलब्ध है या नहीं, वो चेक किया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी, आपको ये तो दिखाया जा रहा है कि फर्म ने 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। ध्यान समझना, आपको दिखाया साहब किसी कंपनी ने 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो अच्छा लगता है यार, 1000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। लेकिन ये थोड़ी ना बता रहा है कि वो 1000 करोड़ रुपए मतलब है। उसने तो क्या दिखाया? नेट प्रॉफिट दिखाया ना स्टेटमेंट ऑफ P&L ने। तो अब उसको कंपेयर करो, उसी टाइप का दूसरा बिजनेस 10,000 करोड़ कमा रहा है ऑन एन एवरेज। उस टाइप का अदर बिजनेस है ना वो 10,000 करोड़ कमा रहे हैं, तो मतलब बिजनेस घाटे में है वो। इसका मतलब बिजनेस घाटे में। हो सकता है पिछले साल बिजनेस ने 6,000 करोड़ कमाए थे, इस साल 1,000 करोड़ है, डिक्लाइन चल रहा है। उससे पहले 10,000 करोड़ थे, फिर 6,000 करोड़, इस साल 1,000 करोड़ का प्रॉफिट रहेगा। तो ये चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या नहीं करते? शो नहीं करते। ठीक है। इन फाइनेंशियल एनालिसिस द डेटा गिवन in financial statement is classified into simple groups and a comparison of various groups is made with one another to pinpoint the strong points and weakness of a business। तो बहुत सारी डेटा है ना, उसको ग्रुप्स में डाल के मतलब अलग अलग तरीके से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, काम की चीज क्या है, वो वहां से फिर एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास किया जाता है, जिसके बेस पर कोई डिसीजन लिया जाना है। The figures given in financial statements do not speak anything themselves। वैल्यू है, वो वैल्यू कुछ नहीं बता रही है कि मैं सही हूं, कम हूं, ज्यादा हूं। वो वैल्यू है बस। जैसे बताया ना 1000 करोड़ का प्रॉफिट, हो सकता है सुनने में बहुत बड़ा लगे, वो खुद ये नहीं बता रहा कि मैं उचित हूं या
नहीं, वो सिर्फ एक वैल्यू शो कर रहा है। द एनालिसिस, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, आपके एक स्कूल में फर्स्ट टेस्ट हुए, घर जाके कहा पापा मेरे 10 नंबर आए, पापा खुश, 10 में से 10 आए, क्योंकि उनको यही पता है फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स कितने में से आते हैं, 10 में से। तुम तो दूर, तो तुमने घर जाके बताया नहीं कि ये इस बार ना फर्स्ट टेस्ट 100 नंबर के हुए थे, 10 नंबर दिख रहे हैं केवल पापा को, पापा खुश हैं, सारी जानकारी थोड़ी ना दी है। पापा क्या कर सकते हैं, पापा फिर आपके दोस्त को फोन करेंगे, बेटा तेरे कितने नंबर आए, वो कहेगा अंकल मेरे तो ना 27, मेरे 27 मार्क्स हैं। पापा सोचेंगे यार इसके 27, इसके 10, 2-4 थप्पड़ तो इसी वजह से कि भाई से तेरे 17 नंबर कम है तेरे दोस्त से। पहली बात तो तेरे दोस्त से पीछे है। दूसरी बात, अब ये बता कितने में से आए, है ना। तो वो फिर रिस्की हो जाता है। तो वो कंपैरिजन जब तक नहीं होगा ना, तब तक उनको भी पता लगता है कि बेटे की पोजीशन क्या है, क्योंकि वो 10 तो दिख रहा था लेकिन एक्चुअलिटी पता नहीं लग पाई। एक्चुअलिटी पता कब लगी, जब दो लोगों को आपस में कंपेयर किया गया, एनालाइज किया गया उसके बारे में। सो द एनालाइज ऑफ दीज फिगर्स हेल्प्स द इंटरेस्टेड रीडर, तुम्हारे पापा जी, इंटरेस्टेड रीडर, उन्हीं को इंटरेस्ट है बेटा नंबर कितने आए, इंटरेस्ट क्यों है, बड़े दिन हो गए ना, है ना। हाँ, अब खुजली चलती कि नहीं चलती वो तो उनको पता। बाय गिविंग टर्न टू दिस म्यूट हीप्स ऑफ फिगर्स, मतलब जो चुपचाप बोलने जो थे ना, अब तक 10 नंबर कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन जैसे कंपेरिजन होने का 10 भी बता रहा है मैं बहुत कम हूं, इस छोरे को मारो, ठीक है ना। तो वो भी एक बात हो जाती है वहां पर। आगे देखिए, मेन फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस आर, फाइनेंशियली एनालाइज करने के मेन फीचर्स क्या क्या है उसके ऊपर ध्यान दो। टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डेटा कंटेंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, जो मुश्किल डेटा है उसको इजी फॉर्म में प्रेजेंट करना ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। टू क्लासिफाई द आइटम्स कंटेंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कन्वीनियंट एंड रैशनल ग्रुप, एक ग्रुपिंग कर दोगे आप, जैसे रेशियो एनालिसिस में पढ़ेंगे हम, सॉल्वेंसी रेशियो अलग पढ़ेंगे, लिक्विडिटी रेशियो अलग पढ़ेंगे, तो वो एक आप पर्टिकुलर चीज के ऊपर ही क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो। टू मेक कंपैरिजन बिटवीन वेरियस ग्रुप्स टू ड्रॉ वेरियस कंक्लूजन, अगर आपको बहुत सारे कंक्लूजन रिजल्ट वो चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए भी ये पॉसिबल हो जाता है, किससे, एनालिसिस करने से। क्लियर है यहां तक। और आगे देखते हैं क्या लिखा है, ध्यान देना। टाइप्स और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, दो मेथड है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कितने मेथड है बेटा, दो, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ध्यान दो, कितने मेथड है बेटा इसके, दो। कौन कौन से दो फॉर्म है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रख लो वही बहुत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, क्या दिया है आपको, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। देखो इस चैप्टर में ना, ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें दो चीजें मुख्य है, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट और एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ध्यान रखना इनमें से एक हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ऐसे या ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ये याद है ना तुमको, तो ये हॉरिजॉन्टल है मतलब ये कंपैरेटिव है, इस तरह से चल रहे हैं पर मतलब कॉमन साइज है, मतलब ये वर्टिकल है ना। क्योंकि मेरे को हमेशा कंफ्यूजन होता है हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है कि ऐसे होता है ना। इसका हिंदी में नाम क्षैतिज और लंबवत है, मुझे वो भी याद नहीं रहता, ठीक है। ध्यान देना,
In such type of analysis, financial statements for a number of years are reviewed and analyzed. देखो horizontal का मतलब क्या कर लो आप, कंपैरेटिव. कंपैरिजन किसमें करना है, कंपैरिजन करने के लिए कम से कम 2 ईयर का डेटा चाहिए ही चाहिए. 2 लोग होंगे तभी तो कंपेयर करेंगे ना. तुम और तुम्हारा दोस्त होता ही नहीं तो थप्पड़े पड़ती ही नहीं. कंपैरिजन करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है, तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म कहलाएगा. फिगर्स फॉर 2 or more years are contained in such type of analysis and these figures are placed side by side to facilitate comparison. पहले 1 साल का लिख दिया, उसके बगल में दूसरे साल का लिख दिया. ठीक है. Such analysis indicates the increase or decrease in these items not only in absolute figures but also in percentage form. मिताशुक और भव्या को अच्छे समझ में आ रही होगी ये बात, है ना, आ रही है ना. वैल्यू में तो जो इंक्रीज डिक्रीज है वो शो होता ही होता है, साथ में काय में होता है, परसेंटेज में भी वो इंक्रीज या डिक्रीज है, कितना परसेंट बढ़ा है कितना परसेंट घटा है वो भी जानकारी यहां पर मिल जाती है. किसमें, हॉरिजॉन्टल में. When data about sales, cost of production, profits, etc. compared for 2 or more years of a firm, they indicate the areas of strength and weakness of the enterprise. जब 2 साल के डेटा को कंपेयर करोगे ना तो पता लगता है कि पिछले साल से इस साल में क्या चेंजेस आए हैं. It also helps in knowing the trend of the business. Since such type of analysis was based on the data from year to year rather than only 1 year, it is also called dynamic analysis. क्यों कहते हैं, क्योंकि मूवमेंट जो हुआ है ना फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, ये उसके अंदर कंपैरिजन करेगा. क्लियर. वर्टिकल एनालिसिस नेक्स्ट है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट करवा के और हम इसके अंदर आपके क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही है बेटा, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, थैंक यू क्लास.